हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग सल्तनत काल के प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। सल्तनत काल के प्रशासनिक व्यवस्था, जहाँ तक आपको पता होगा ही, सल्तनत काल का जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो आवासी खलीफाओं के प्रशासनिक व्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित था। लेकिन जब उसको इंडिया में लागू किया गया, यानी कि भारत में लागू किया गया, तो उसको देसी स्वरूप देकर व्यवहारिक बनाने का काम किया गया। जब इसका हम लोग अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि जहाँ यह हमारे स्वरूप के आधार पर ही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसने क्या किया, विदेशी को देसी स्वरूप में ढालने का काम किया। ठीक है, तो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, देखा यहाँ पर, सल्तनत कालीन प्रशासन। सल्तनत काल के प्रशासनिक व्यवस्था का जो मुखिया होता था या सल्तनत का प्रधान होता था, क्या कहलाता था? सुल्तान। देख रहे हैं, सुल्तान जो कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का मुखिया होता था, जो कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का मुखिया होता था। देख रहे हैं यहाँ, सुल्तान। सल्तनत काल में जितने भी शासक हो गए सबको क्या कहा गया? सुल्तान कहा गया। क्यों? क्योंकि इसने खलीफा के अंडर में शासन करना स्वीकार किया। क्या किया? खलीफाओं के अंदर में शासन करना स्वीकार किया। और इस काल के अधिकतर शासकों ने खलीफाओं से खिल्लत की प्राप्ति की। क्या की प्राप्ति की? खिल्लत की प्राप्ति की। ठीक है, तो अब आपको पता होगा किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कोई व्यक्ति अकेले चला सकता है? नहीं। यहां पे सुल्तान के साथ भी ऐसा ही होगा। सुल्तान के साथ भी ऐसा ही होगा। सुल्तान जो होगा भले ही प्रशासनिक व्यवस्था का मुखिया होगा, पूरे साम्राज्य का मुखिया होगा, पूरे सल्तनत का मुखिया होगा, लेकिन वो भी, उसके ऊपर भी पाबंदियां होगी। किसकी पाबंदियां होगी? हदीस की, कुरान की, शरीयत की, अमीरों का। यानी कि उसको प्रशासनिक व्यवस्था में को संचालन करने के लिए अमीरों का सहयोग चाहिए ही चाहिए। और हदीस, कुरान और शरीयत के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना पड़ेगा। ये भी सुल्तान का क्या था? सुल्तान की पाबंदी थी। सुल्तानों के ऊपर यह पाबंदी थी। ऐसा नहीं करने पर क्या होता था? मौलवी, अमीर और जो राज्य के मुस्लिम जनता थे उनका विरोध का सामना करना पड़ता था। इसलिए सल्तनत काल के प्रशासनिक व्यवस्था में सुल्ताने के ऊपर भी पाबंदियां थी। समझ गए किसकी किसकी पाबंदी थी? तो अमीरों का पाबंदी था और इस्लाम के कानून, शरीयत, कुरान और हदीस की भी पाबंदी थी। लेकिन किसी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए प्रशासन का जो अंग होता है, प्रशासन का जो स्तंभ होता है, हमारे वर्तमान काल में कितने हैं? 3 हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देखेंगे यहां पर शासन के कितने स्तंभ है? 3, 1, 2 और 3। ठीक है, शुरुआत करते हैं, इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्यपालिका, ठीक है, यहां पर विधायिका, यहां पर न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को क्या कहा जाता था उस समय? वारे आम, वारे आम, यानी कि वरे आम भी कहा जाता था। यहां पर सुल्तान न्याय का काम का देख रेख करते थे। कहते हैं कि सुल्तान सप्ताह में 2 दिन दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होते थे। 2 दिन। तो न्याय का सारा काम कहां देखा जाएगा? वरे आम में। कहां देखा जाएगा? वरे आम में या वारे आम में। अब आते हैं विधायिका। मजलिस खलवत में उन अमीरों की बैठक होती थी जहां पर पूरे सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए नियम एवं कानून बनते थे। नियम एवं कानून बनते थे, यानी कि यहां से विधि का निर्माण होता था। वर्तमान में हम लोग इसको विधायिका कहेंगे, उस समय के नाम से इसको मजलिस खलवत कहेंगे। देखा है ना। अब आते हैं कार्यपालिका। वारे खास या बड़े खास, इसके तहत वैसे अमीर काम करते थे जो कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन पर नजर रखते थे और उसके अंडर में ही काम होते थे। ठीक है, ये रहे शासन के स्तंभ। कितने स्तंभ? 3 स्तंभ। वर्तमान में जब हम लोग अध्ययन करते हैं इंडियन पॉलिटी के तहत तो 4 स्तंभ करते हैं और प्रेस एवं मीडिया को भी चौथा स्तंभ मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम 3 स्तंभ मानते हैं।
वडे आम, मजलिस से खलवत और वडे खास। हो गया। अब आते हैं, भले ही नरेंद्र मोदी जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में हमारे क्या है, प्रधानमंत्री है, उनके पास विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। तो क्या वो अकेले पूरे शासन व्यवस्था को संभाल लेंगे? नहीं, उसको सजा चलाने के लिए क्या चाहिए? मंत्री चाहिए, और मंत्रियों को हेल्प के लिए अधिकारी चाहिए। तो जो सिस्टम है यहाँ भी लागू होगा, वो सिस्टम यहाँ भी लागू होगा। तो अब आते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विभाग जिसके आधार पर पूरे के पूरे सल्तनत काल के प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, स्थापित था। सबसे पहले दीवाने बिजारत, दीवाने देखें बिजारत, इसका जो मुखिया होता था वजीर होता था। कौन होता था? वजीर होता था, या इसको प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं हम लोग। यह सैन्य विभाग, गृह विभाग, राजस्व विभाग सभी का प्रधान था। जब सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई तो उस समय जो वजीर होते थे वह सैन्य विभाग, गृह विभाग, राजस्व विभाग, यानी कि तीनों जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं सभी किसके अंडर में थे? वजीर के अंडर में, जो आगे चल करके एक एक करके अलग हो जाएगा। ठीक है, इनके अंडर में गृह विभाग भी था, राजस्व विभाग भी था, प्लस में सैन्य विभाग भी था, जो बाद में सैन्य विभाग क्या हो जाएगा, यहां चला जाएगा। ठीक है, दीवाने बिजात के लिए दो उस समय समझिए राजमंत्री, अगर मान लीजिए केंद्रीय मंत्री तो राजमंत्री हो गए, तो उस समय दो अधिक थे, एक थे मुशर्रिफ, दूसरा थे मजूमदार। मजूमदार का काम था उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखना, उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखना। और मुस्लिम का काम था पूरे सल्तनत का, प्रांत हो या केंद्र हो, सभी का राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखना। देख रहे हैं? अब आते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे सल्तनत काल का शासनकाल बढ़ते गया, दूसरे दूसरे शासक आते गए, सुल्तान आते गए, तो ये दीवाने बिजारत के आपको इसमें और भी विभाग इसमें क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। जैसे सबसे पहले दीवाने बिजारत में एक और नया विभाग जुड़ेगा, वो सबसे पहले नया विभाग जुड़ेगा दीवाने वकूफ। दीवाने वकूफ जिसका काम होगा आय व्यय का ब्यौरा तैयार करना, आय व्यय का ब्यौरा तैयार करना। ठीक है, यह काम करेंगे खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने पूरे राज्य की आमदनी का आय व्यय का ब्यौरा तैयार करने के लिए एक अलग विभाग ही स्थापित करने का काम किया, जिसका नाम रखा दीवाने वकूफ। ठीक है, उसके बाद एक अलग नया विभाग बनेगा दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज यह वित्त विभाग के नाम से जाना जाएगा, जिसका काम होगा वित्त विभाग के नाम से जाना जाएगा, जिसका काम होगा ऋण देना या ऋण की वसूली करना, ऋण देना और वसूली करना। देख रहे हैं ना? इस विभाग को स्थापित करने का काम करेंगे अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा सिकंदर सानी, खिलजी वंश के महानतम शासक। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक और भी नया विभाग स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम होगा दीवाने रियासत। दीवाने रियासत, जिसका काम होगा बाजार को नियंत्रित करना, बाजार विभाग भी कहते हैं, या बाजार प्रणाली को, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक व्यवस्था को क्या करना, संचालित करना, बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसको यहां लिख सकते हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, अब अगला महत्वपूर्ण विभाग स्थापित होगा दीवाने कोही। दीवाने कोही यह कृषि विभाग होगा। इसका काम होगा कृषि के विकास के लिए काम करना, जैसे किसानों को अग्रिम ऋण देना या बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए प्रयास करना। यह विभाग स्थापित करने का श्रेय होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, MBT। ठीक है, अब आते हैं अगला महत्वपूर्ण विभाग
दीवाने खैरात, दीवाने खैरात। ऐसे दिन दुखियों को मदद करना, भिखारियों को मदद करना जो असहाय हो, या ऐसे लड़कियों की शादी करना जिसके माता पिता अपने बेटी की शादी खर्च करने के उठाने के काबिल न हो। तो उसके लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक नया विभाग ही खोल दिया जिसका नाम रखा दीवान खैरात। यह दान विभाग के रूप में काम करने लगा। इसको स्थापित कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। देख रहे हैं ना यहाँ पर, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? FST, फिरोज शाह तुगलक। यही नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने एक और भी नया विभाग बनाया, दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान। एक दास विभाग था। कौन सा विभाग था? दास विभाग था। और कहते हैं पूरे सल्तनत काल में जितने भी सुल्तान थे उसमें सबसे अधिक दास किसके पास थे? तो फिरोज शाह तुगलक के पास थे, 1,80,000 के आसपास। और दास जो थे महत्वपूर्ण पदों पर, महत्वपूर्ण कार्यों में लिप्त थे। उन सभी दासों को उसके देखरेख के लिए, दासों को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य देने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक नया विभाग स्थापित कर दिया जिसका नाम रखा दीवाने बंदगान, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब आते हैं दीवाने इस्तिफाक। दीवाने इस्तिफाक यह पेंशन विभाग था, यह पेंशन विभाग था। इसको स्थापित करने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो बुजुर्ग अवस्था में हो, उसके परिवार वाले उसको देख रेख नहीं करते हो, तो उसके लिए भी फिरोज शाह तुगलक ने पेंशन विभाग को स्थापित किया ताकि ऐसे लोगों को पेंशन मिला करे जिससे वो अपन जीवन यापन अच्छी तरह कर सके। ठीक है, यही जो है आपको फिरोज शाह तुगलक का दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान और दीवाने इस्तिफाक, इन कारणों के कारण ही इतिहासकारक द्वारा फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं, हम तो अभी तो दीवाने बिजात का ही अध्ययन कर रहे थे, अब आते हैं महत्वपूर्ण विभाग दीवाने आरिज। दीवाने आरिज जिसको बलबन ने दीवाने बिदारत से सैन्य विभाग को अलग करके स्थापित किया था दीवाने आरिज के नाम से। यह एक सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग था। स्थापित किसने किया था? बलबन ने किया था। भले ही बलबन ने दीवाने आरिज नामक एक अलग सैन्य विभाग को स्थापित किया था, लेकिन इसको मजबूती देने का सबसे ज़्यादा योगदान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाएगा। जब उसने नगद वेतन, सैनिकों की हुलिया पत्ती लिखना और घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की, ये सब काम जब किया जाएगा तो सैन्य विभाग जो होगा और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि नगद वेतन मिलने पर कर्मचारी लोग या सेना लोग बहुत ही दिल से काम करते हैं। और हुलिया लिखने का मतलब था कि इसके बदले में कोई और सैनिक नहीं आ जाए। घोड़ा को भी दाग दिया जाता था कि ताकि घोड़ा को युद्ध के समय बदल न दिया जाए, क्योंकि उस समय काम बड़ी जोरों शोर से चल रहा था। जब बड़े आदमी होते थे अपने बदले अपने नौकर चाकर को भेज देते थे युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण विभाग है दीवाने इंसाफ। कौन? दीवाने इंसाफ, जिसका काम था यह एक विभाग था पत्राचार विभाग। शासक की ओर से, सुल्तान की ओर से फरमान जारी करना, पत्र जारी करना, चाहे दूर प्रदेशों से आए हुए या प्रांतों से आए हुए पत्रों को अध्ययन करना, फरमानों का अध्ययन करना और सुल्तान के पास खबर पहुंचाना। किसका काम था? दीवाने इंसा का। अगला महत्वपूर्ण विभाग है दीवाने रसालत। दीवाने रसालत, इतिहासकारों में मतभेद है कि क्या यह धर्म विभाग है या यह विदेश विभाग है। तो अगर विदेश विभाग हो तो विदेश विभाग का सारा काम यहाँ क्या हो रहा है? दीवाने इंसा के द्वारा हो रहा है। हम लोग मतभेद को दूर कर रहे हैं। दीवाने इंसा के द्वारा क्या विदेश विभाग का काम हो रहा है? क्योंकि शाही फरमान को आना जाना कहां से हो रहा है? रसालत संबंध का संबंध कहीं ना कहीं पैगंबर से है। किससे है? पैगंबर से है।
और जब पैगंबर से रसालत का संबंध है तो यह दीवान रसालत किससे संबंधित है? धर्म विभाग से संबंधित है। ठीक है, तो कितने महत्वपूर्ण विभाग हो गए? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब आते हैं किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए कुशल अधिकारियों की भी जरूरत होती है। जो वर्तमान में सचिव होते हैं, तो हम लोग अध्ययन करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी के बारे में, ठीक है, जिसमें पहला आता है सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर, देख रहे हैं यहां पे, सद्र उस सुदूर, यह धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। किसी भी मौलवी को दान देना है या धर्म से संबंधित कोई भी निर्णय होते थे, तो वह काम, उस काम को निपटाने का काम किसका होता था? सद्र उस सुदूर को। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण अधिकारी है काजी उल कजात। काजी उल कजात, देख रहे हैं यहां पे, जो सुल्तान के बाद, देख रहे हैं यहां पे, यहां देखिएगा, सुल्तान के बाद न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो सुल्तान के बाद न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। लेकिन ये जो सद्र उस सुदूर का पद है और काजी उल कजात का पद है, यह दोनों पद एक साथ ही ज्वाइंट रहा और दो व्यक्ति का काम एक व्यक्ति के द्वारा ही किया गया। देख रहे हैं ना, सद्र उस सुदूर और काजी उल कजात, कोई एक ही व्यक्ति होता था, दोनों पद को मिला दिया गया और एक व्यक्ति ही यहां पर स्थापित हुआ। एक अधिकारी के द्वारा दो विभाग चलाया गया जाने लगा, क्योंकि धर्म एवं दान विभाग का काम काफी कम होता था और न्याय का काम ज्यादा होता था। सुल्तान जब न्याय नहीं करते थे या सुल्तान जब काजी उल कजात के न्याय पर भी प्रश्न चिन्ह लगता था, तो वह सुल्तान के द्वारा निर्णय किया जाता था। इसलिए सुल्तान सप्ताह में 2 दिन न्याय का काम करते थे। अगला महत्वपूर्ण अधिकारी है बरीद-ए मुमालिक। बरीद-ए मुमालिक, देखिएगा यहाँ पर, नोट कीजिएगा, यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता है। अब कोई भी शासक अगर बेहतरीन शासक बनना चाहता है, अपने साम्राज्य को स्थिर रखना चाहता है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है वो गुप्तचर विभाग होता है, जिससे वो अपने मंत्रियों का, अपने अधिकारियों का सूचना को प्राप्त करता है। कौन उसके पक्ष में है, कौन उसके विरोध में है, कौन मेरे बात को काट रहा है, या कौन सा नियम मेरे लिए गलत है जिससे राज्य की जनता दुखी हो रही है, किससे फायदा हो रहा है। इस सारे बातों को जानने के लिए हर राजा को, हर सुल्तान को गुप्तचर की आवश्यकता होती थी। जिस राजा की गुप्तचर प्रणाली अच्छी होती थी, उसकी शासनिक व्यवस्था भी बेहतरीन होती थी। इसलिए गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होते थे उसे बरीद-ए मुमालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बरीद-ए मुमालिक। अब आते हैं अगला महत्वपूर्ण अधिकारी वकील-ए-दर। वकील-ए-दर, इनका काम था सुल्तान के, देखें यहाँ पर, सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करना। सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का देखभाल करने वाला जो अधिकारी होता था उसको कहते थे वकील-ए-दर। ठीक है, जैसे कि सुल्तान का व्यक्तिगत सलाह का कार्य के बारे में जानकारी हासिल करना, उनके अंगरक्षकों की देखरेख करना, इनका हर चीज़ का प्रबंधन करना, इसका काम था, वकील-ए-दर का काम था। ठीक है, 13 महत्वपूर्ण अधिकारी। अब आते हैं हम लोग, जैसे भारत एक देश है और देश का बंटवारा किया गया है राज्यों के आधार पर, और राज्य का किया गया है जिलों के आधार पर, प्रमंडलों के आधार पर, प्रमंडल का जिलों के आधार पर, जिला का प्रखंड के आधार पर, प्रखंड का पंचायतों के आधार पर, और पंचायतों को गांव के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग अब सल्तनतकालीन प्रशासन को भी प्रांत, जिला, प्रखंड आदि में बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, जो पूरा का पूरा साम्राज्य है। ठीक है, इसका मुखिया कौन होता था? सुल्तान। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को इक्ता एवं सूबा में विभाजित किया गया।
जिसको हम लोग वर्तमान में क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, यानी कि राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं। उस समय क्या कहा गया, इक्ता या सूबा कहते हैं। इक्ता के जो प्रधान होते थे, इक्ता के जो प्रधान होते थे या तो इक्तादार कहलाते थे, या नायब कहलाते थे, या मुक्ति कहलाते थे, या बली कहलाते थे। 4 नाम दिए गए। कितने नाम, 4 नाम। और आपको यहाँ पर जानकारी हासिल करनी चाहिए, ये बात जान लेनी चाहिए, ये बात कि सल्तनत काल में इक्ता को व्यवस्थित करने का श्रेय मिला था इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने पहली बार पूरे अपने भारतीय साम्राज्य को इक्ता में बांटने का काम किया था। लखनऊ, मुल्तान से लेकर लखनऊ तक जो उनके अंडर में साम्राज्य था उसको इक्ता में बांट दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने तो इक्ता प्रथा को ही समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को ही समाप्त कर दिया और इक्ता प्रथा को फिर से दोबारा शुरुआत करने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। इस बात को मैं नहीं लिखूंगा, आपको नोट करना पड़ेगा कि इल्तुतमिश ने इक्ता को व्यवस्थित किया, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त कर दिया और इक्ता व्यवस्था को फिर से दोबारा स्टार्ट किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। अब इक्ता का विभाजन होगा जिला में, प्रांत का जिला में। इक्ता का यहाँ हो गया सिख में। जिला को क्या कहा गया, सिख कहा गया। और सिख का जो प्रधान होता था उसको क्या कहा गया, सिकदार कहा गया। अब आते हैं जिला का विभाजन किस में है, प्रखंड में, ब्लॉक में। तो सिख का विभाजन किया जाएगा परगना में, परगना में। और परगना में 2 अधिकारी होंगे, जिनमें एक मुख्य अधिकारी होंगे, दूसरा राजस्व अधिकारी होंगे। तो जो मुख्य अधिकारी होंगे उसको कहा जाएगा आमिल। आमिल मतलब कि मुख्य अधिकारी, आमिल मतलब मुख्य अधिकारी। और एक से मुशरिफ, जिसका काम था अपने परगना के लगान की वसूली करना, लगान की वसूली करना, क्योंकि जनता से जो संपर्क होगा, नज़दीकी संपर्क होगा, मुशरिफ का ही होगा। और मुस्लिम अपना लगान वसूलने का काम करते थे, जो आपको सुल्तान तक पहुंचता था एक एक स्टेप करके। ठीक है। अब परगना का विभाजन गांव में था और गांव के जो प्रधान होते थे उसको क्या कहते थे, मुखिया कहते। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे ऊंची इकाई कौन हो गया, दिल्ली सल्तनत, यानी कि पूरा का पूरा साम्राज्य। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया, गांव हो गया। अब यहां पर जान लीजिए कि सल्तनतकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है तो किस पर आधारित था, शरीयत पर, कुरान पर, हदीस पर। समझ में आई बात। शरीयत, कुरान और हदीस पर पूरे की पूरी सल्तनतकालीन प्रशासनिक, न्यायिक और विधायिक, मतलब सारी की सारी व्यवस्था किस पर आधारित थी, यही शरीयत, कुरान और हदीस पर। आज के लिए इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे इस वीडियो में कोई भी कमी लगे, कुछ कमी लगे तो जरूर हमें बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम कुछ सुधार कर सके